हेलो, जय श्री कृष्ण। चलिए, कल हम लोग कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने कहाँ तक कर लिया था बताओ? ग्रुप 15 तक कर लिया है। ग्रुप 15 में क्या कर रहे थे बताओ? देखो, कल हमने कर लिए थे फॉस्फोरस, बाकी ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। एक चीज़ थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, P4O10 है, हाइड्रोलिसिस कराना है, बताओ क्या बनेगा? ये कोल्ड है, P4O10 है, H2O है, ये हॉट है। कोई बच्चा बताएगा प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट वाले में गुड इवनिंग प्रांजलि। देखो, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है कई बार। तो कौन बच्चा बताएगा? देखो, कोल्ड के साथ ध्यान रखिएगा, ये मेटाफॉस्फोरस बनता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मैंने बैलेंस नहीं किए, से मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ एन्स होगा। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसके हाइड्रोलिसिस पर H3PO4 बनता है, ठीक है। दोबारा से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P4O10 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर हाइड्रोलिसिस में वाटर हमने कोल्ड ले रखा है तो पॉलीमेरिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मतलब यहाँ पे 3 भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है, लेकिन ये बनेगा, है ना, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। बट अगर यहाँ पर वाटर को हॉट ले लिया जाए तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। एक चीज़ जो मैं आपको समझा रहा था कल, मैंने नीचे मेंशन भी कर रखी है कि देखिए, कल हम लोग थोड़ा वाइट फास्फोरस के बारे में बात कर रहे थे, ब्लैक फास्फोरस के बारे में। तो जो ब्लैक फास्फोरस होता है, एक बार दोबारा से समझिएगा और उसको एज इट इज़ लर्न करना, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए, ब्लैक फास्फोरस की बात करें तो इसके 2 फॉर्म होती हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्फा ब्लैक फास्फोरस एंड बीटा ब्लैक फास्फोरस। कल शायद मैं थोड़ा रिवर्स बोल गया था, इसलिए मैं आपको बाद में भी बताया था, दोबारा अब भी बता रहा हूँ। हमें कई बार लगता है कि अच्छा ये दोनों ही रेड फास्फोरस से बने होंगे, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है, जब हम लोग रेड फास्फोरस को एक सील ट्यूब में 803 केल्विन पर हीट करते हैं तो हमारे पास इस सीरीज़ में बनता है। बीटा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें ये वाइट फास्फोरस होता है। जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है वो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये 473 पर होता है और हमारे पास क्या बनता है, बीटा ब्लैक फास्फोरस। देखिए, ये क्या होता है कि सबलाइम हो जाता है, एयर के साथ ऑक्सीडाइज कर जाता है। बट अगर हम इसकी बात करें, ये हाई टेम्परेचर पे अपने आप को मेंटेन कर रखा होता है, मतलब नियरली 673 पर भी ये काफ़ी स्टेबल होता है इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो इन चीज़ों को, कौन सा जो फॉर्म है वो किस वाले फास्फोरस से बनती है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई कहे कि फास्फोरस का कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन में जाएगा तो H3PO3 जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। ये वाला H3PO4 बनाएगा और फॉस्फीन बनाएगा, ठीक है। देखिए, अब करते हैं हम लोग ग्रुप 16 की बात। ग्रुप 16 को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं और सारे बच्चे जानते हैं कि इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग चैल्कोजन या कैल्कोजन भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक, देखो, और इसका नाम क्या होता है, चैल्कोजन। देखिए, चैल्को या कैल्को का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग,
जो ओर फॉर्मिंग फैमिली होती है उसको हम चैल्कोजेन फैमिली बोलते हैं। यानी कि इसमें जो ज़्यादातर पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, ओर पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात करें हम लोग ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये है हमारे पास। ठीक है, अब ऑक्सीजन का कितना हुआ एटॉमिक नंबर 8, इसका कितना होता है 16, इसका कितना होता है 34 हुआ ना, आर्सेनिक का होता था 33। यहाँ पे हम लोग अगर आर्सेनिक की बात कर रहे थे तो ये आर्सेनिक के आगे आ रहा है तो कितना हो जाएगा, इधर 34 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 52, क्योंकि पीछे वाले में क्या था 51 था, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 84। ठीक है, ये इनके एटॉमिक नंबर है। अब देखिए अगर हम बात करें तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 तो यहाँ हो गया, ये 2s2 है, ये 2p4 है। ठीक है, डाउन दी ग्रुप चलेंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगी इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, ये 10 हो गया, 10 के बाद 3s2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेगी। यहाँ से n = 4 से, यानी जो पीरियड 4 होता है, पीरियड 4 से क्या शुरू हो जाता है हमारे पास, डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो हमारे पास ये 18 हो गया, 18 और ये 10, देखो 18 10 हो गए 28, और ये हो गए 30, एंड हो गया ये 4p4 34, p4 आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, यहाँ पे 4d10, यहाँ आएगा 5s2, यहाँ आएगा 5p4। अगर इसमें बात करें तो इसमें f आ जाएगा 4f14, यहाँ आएगा 5d10, इधर आ जाएगा 6s2 एंड 6p4। ये इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, अब चलिए जनरल प्रॉपर्टीज़ करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़, अब देखिए अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इस ग्रुप के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा, तो हमारे पास कौन सा होगा बताओ, NH2 एंड NP4। ठीक है, सेकंड थिंग, जैसे कि हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाला, अगर हम इसके बात करें एटॉमिक रेडियाई की, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी बताओ, एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप चलने पर इंक्रीज होता रहता है। एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप चलने पर इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, इसमें कोई किसी भी तरीके का एक्सेप्शन नहीं है, सबसे ज़्यादा इसका। अब बात करते हैं देखो आयोनाइजेशन एनर्जी की, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप चलने पर डिक्रीज़ करती है तो डिक्रीज़ ही करेगी। ठीक है, इस तरीके से तो हम बोलेंगे डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की है, फिर सल्फर की है, वगैरह। एक चीज़ जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, देखो ये 4th वाला पॉइंट ध्यान रखना है, कौन सा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी तो जानते हैं सारे बच्चे, द एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। बट अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है किसी गैसियस स्टेट के एलिमेंट में, तो जितने अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको बिल्कुल वैल्यू ध्यान रखनी है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सल्फर की। सल्फर के बाद किसकी होगी बताओ, सल्फर की होगी, फिर सेलेनियम की होगी। डाउन द ग्रुप चलने पर डिक्रीज करेगी, और जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको याद रखनी है, ध्यान रखना इसको, अभी की अभी याद रखो। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है, सबसे पहले सल्फर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है,
साइज स्मॉल होने की वजह से रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाता, जल्दी से किसमें ऐड हो जाता है, सल्फर में। तो पहले हम यहाँ तक लाएंगे क्योंकि डाउन द ग्रुप चलने पर डिक्रीज करती है, देन फिर लास्ट में आपको ऑक्सीजन रखना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, अब देखिएगा ये न्यूट्रल फॉर्म में पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा बता सकते हो आप लोग। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डाउन द ग्रुप चलने पर इसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखते हैं, किस किस ग्रुप में देखते हैं हम लोग, अभी न्यूट्रल की बात कर रहे हैं हम लोग, हाइड्राइड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें डाउन द ग्रुप चलने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये डाउन द ग्रुप चलने पे इंक्रीज करेगा टेलुरियम तक, उसके बाद डिक्रीज करेगा, ठीक है। दोनों का ऑर्डर, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो इसमें थोड़ा सा क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, जिसकी वजह से इसका BPMP कम हो जाता है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ हमारे पास, टेलुरियम। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था डाउन द ग्रुप चलने पे इंक्रीज होगा, तो सबसे ज़्यादा इसका हो गया, फिर किसका होगा, फिर पोलोनियम, फिर किसका हो गया, सेलेनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर है, दोबारा से समझिएगा। डाउन द ग्रुप चलने पर इंक्रीज होता है, तो अब ये रेडियो एक्टिव हो गया। अगर इनके रेस्पेक्ट में देखें तो इसका तो सबसे ज़्यादा हो गया, फिर होना तो इसका चाहिए था, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है तो सबसे पहले इसको लगाएंगे, फिर इसको लगाएंगे, फिर ऐसे 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 लगाना है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं कि हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को और बताता हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज़ और सुनो। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं ग्रुप 15 में न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, न्यूट्रल एलिमेंट में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किस में होता है, ग्रुप 15 के अंदर, कौन बच्चा बताएगा, कोई बता रहा है, जिससे ये आइडिया लग जाए कि आप थोड़ा सा उनको भी ध्यान है पीछे वाले ग्रुप, या लर्न ही नहीं है अभी, बताओ। ग्रुप 15 में न्यूट्रल फॉर्म में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किस एलिमेंट का होगा, कौन बच्चा बता रहा है, कोई बता रहा है, हाँ जी जल्दी बताओ भाई, कोई बच्चा बता रहा है। किसी बच्चे ने तो क्लास ली होगी, किसी ने नहीं ली। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा हूं न्यूट्रल फॉर्म में, मैं हाइड्राइड की फॉर्म में नहीं पूछ रहा हूं, ग्रुप 15 का। 15 में सबसे ज़्यादा किसका होगा, हाँ अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात मैं करूं, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, बताओ बताओ। तो आपको मालूम है आर्सेनिक तक इंक्रीज होता था, फिर डिक्रीज होता था मेल्टिंग पॉइंट। पहले अगर हम लोग ऐसे चल रहे थे ना, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, तो सबसे ज़्यादा किसका होता था मेल्टिंग पॉइंट, आर्सेनिक का, ठीक है। और इसमें दोबारा से समझना, अब जो साक्षी ने आंसर दिया है वो कौन सा दे दिया है, हाइड्राइड का दे दिया है। दोबारा से सुनो साक्षी, आपने जो आंसर दिया है वो हाइड्राइड का दिया है, ठीक है। हाइड्राइड के केस में इनका ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा इसका, बिल्कुल आप सही हैं। मेल्टिंग पॉइंट दोबारा से सुनो, इस ग्रुप में क्या है, नाइट्रोजन से लेकर के आर्सेनिक तक इंक्रीज होता था, फिर डिक्रीज होता था। मतलब सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका हो गया इसमें, आर्सेनिक का। फिर भी मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, एंटीमनी का, ठीक है। अब हाइड्राइड का केस नहीं पूछ रहा हूँ, जो आप हाइड्राइड का केस बता रहे हो, देखो हाइड्राइड ना इसका ज़्यादा होता है, वो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर अमोनिया का होता था अगर हम NH3 ले लेंगे तो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना था। अच्छा एक चीज़ और देखो, जैसे आप इसमें पूछना चाह रहे हो, थोड़ा सा समझो इस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, तो इसका ना साइज देख रहे हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है, साइज स्मॉल है।
इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसकी कंपैरिजन में इसमें इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड हो जाएगा तो इसमें नेगेटिव, मोर नेगेटिव वैल्यू निकलेगी, इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो माइनस वैल्यू होगी वो एज कंपेयर टू फर्स्ट वन वो ज़्यादा होगी। फिर क्या होगा, ये माइनस वैल्यू है, फिर ये डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप चलने पे, तो माइनस वैल्यू डिक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी, और सबसे कम जो होने वाली है वो किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एंटीमनी का हाई बॉइलिंग पॉइंट है, आर्सेनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। ग्रुप इसमें ध्यान रखिएगा, बार बार चीज़ों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बार नहीं पढ़ोगे, तो आपको ध्यान नहीं रहेंगी चीज़ें। अब इसमें बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, किसका ज़्यादा होता है, टेलुरियम का। किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको, न्यूट्रल एटम के बारे में। अभी मैं हाइड्राइड वगैरह का केस नहीं ले रहा हूँ, फिर ध्यान रखिएगा किसके साथ चल रहे हैं हमारे ये पॉइंट, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का ज़्यादा है न्यूट्रल फॉर्म में। अब आ जाइए नेक्स्ट वाला, ये 5th वाली प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी। 6 वाली प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। देखिए 6 के लिए मैं अगर किसी बच्चे से पूछूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप के लिए पॉसिबल कितनी होंगी, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो मान लो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो कितनी होगी, +4। अगर इसमें ग्रेट एक्सटेंट पे इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, तो कितनी होगी, -2। अगर हम बात करें कि इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएं और इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, तो इसकी कितनी हो सकती है, +6। लेकिन आप लोग ऑक्सीजन के केस में जानते हो, क्या जानते हो बताओ, ऑक्सीजन जो है वो 2 अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में और पाया जाता है। कौन कौन सी, जैसे मान लो अगर मैं किसी बच्चे से कहूँ OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, तो यहाँ कितनी होगी, +2। तो यानी इस ग्रुप के लिए, सबके लिए नहीं, इस ग्रुप के लिए प्रेजेंट कुछ एलिमेंट के लिए +2 भी हो सकती है, लाइक एज ऑक्सीजन। अब अगर मैं पूछूँ आपसे O2F2, तो इस केस में कितनी होगी, +1। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब एक चीज़ जो कॉमनली यूज़ होने वाली ऑक्सीडेशन नंबर है, वो कॉमनली यूज़ वाली ऊपर वाली है। ये तो ये है कि भाई कंपाउंड एग्जिस्ट कर गया, तो कंपाउंड एग्जिस्ट करने की वजह से ये आ गया, लेकिन जो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो वो ऊपर वाली होंगी। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं, बताओ -2 किसके लिए स्टेबल ज़्यादा होगी, -2 वाली ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर किसके लिए ज़्यादा स्टेबल होने वाली है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का भी ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप चलने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो डिक्रीज करने की वजह से अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2, यानी ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन। अब इसमें चलेंगे हम लोग बीच वाले एलिमेंट के लिए, तो +6 होती है। डाउन द ग्रुप चलने पर जो छोटी ऑक्सीडेशन नंबर है, ध्यान रखिएगा, इनमें कॉमन वाली ऑक्सीडेशन नंबर में जो स्मॉल ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज़्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, अब आगे बात करते हैं। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं इसी में कि एलोट्रॉप्स कौन बनाता है कौन नहीं बनाता है, जैसे हमने देखा था लास्ट ग्रुप में नाइट्रोजन नहीं बनाता था, लेकिन इस ग्रुप में सारे के सारे एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स तो आप जानते ही ऑलरेडी, ऑक्सीजन होता है, ओजोन होता है, ये एलोट्रॉप्स हैं। सल्फर के मोनोक्लिनिक हो गया, रोम्बिक हो गया। ठीक है, इनमें क्या है, रोम्बिक जो है मोनोक्लिनिक में रहता है 95.4,
केल्विन पर, तो उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो वो एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, अगर हम सेलेनियम की बात करें तो सेलेनियम के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक मोनोक्लिनिक होता है, एक रोहम्बिक होता है और एक ग्रे कलर का होता है। अगर मान लीजिए आपसे पूछे सेलेनियम का कौन सा एलोट्रॉप्स ज़्यादा स्टेबल है, तो जो ग्रे कलर का होता है इसका, मोनोक्लिनिक रोहम्बिक इसके भी होते हैं, और एक और होता है ग्रे एलोट्रॉप्स। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो कौन सा होता है, सेलेनियम का ग्रे एलोट्रॉप्स। ठीक है, जबकि इनके भी एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं। तो इसमें सारे के सारे ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो सारे एलोट्रॉप्स बनाते हैं। अगर हम बात करें इसकी एनामलस बिहेवियर की, एनामलस का मतलब समझ रहे हो, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंट है। ऑक्सीजन, एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, यानी कि ओ की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो आप लोग जानते हो। कौन कौन से पॉइंट होंगे बताओ? स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज। दूसरा वाला क्या है हमारे पास? हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, थर्ड वाला क्या है? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? ये सारे पॉइंट होंगे हमारे पास। तो ये इसका एक एनामलस बिहेवियर है जिसको आपको समझना है। किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं? ये ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 रिएक्शन कराते हैं इसकी, हाइड्राइड बनाओ पहले। हाइड्राइड में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। देखो इसके हाइड्राइड है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ठीक है, पोलोनियम जनरली रेडियो एक्टिव होता है इसलिए इसको देखते नहीं है, जनरली इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार ग्रुप 15 से इसलिए कंपैरिजन करा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ये मालूम पड़ें कि हम पहले कैसे कर रहे थे और अब कैसे कर रहे हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकी। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं इसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता था इधर 5 का, फिर होता था 4 का, फिर होता था 1 का, फिर होता था 3 का, फिर होता था 2 का। ये मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता था। लेकिन ऐसा इसमें हो जाए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम थी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी होती है 3.5 और नाइट्रोजन की होती है 3। तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो हम लोग ये इंटरेक्शन यानी कि इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डोमिनेंसी दिखा रहे थे, अब वो इसके केस में नहीं दिखाएंगे, तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो H2O का होता है, देन आपका H2TE, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही हमारे पास ये था कि डाउन द ग्रुप चलने पर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा केस चल रहा है हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एक और है, जैसे मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो इसमें यही मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसमें तो थोड़ा चेंज हो रहा था, आपको पता ही है, लेकिन इसमें बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सेम है। ठीक, अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए एसिडिक कैरेक्टर में हम ये देखते हैं कि जितना H+ आइंस रिलीज़ कर जाएगा, जिसका साइज़ बड़ा है उसमें से इजीली रिलीज़ कर जाएगा। तो और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी, जिसकी वजह से थोड़ा इंटरेक्शन लूज़ होगा, जल्दी से रिलीज़ हो जाएगा। एक तो मोर साइज़ और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस है, जिसकी वजह से अगर हम देखें एसिडिक कैरेक्टर तो क्या आ जाएगा हमारे पास? लाइक दिस। अब एक क्वेश्चन जैसे 12th क्लास वगैरह में आता था कि H2O इज़ अ लिक्विड बट H2S इज़ अ गैस। ठीक है, व्हाट इज़ द रीजन?
तो आप रीजन जानती हो, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऊपर वाले में H बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए थोड़े इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वाइल ये H बॉन्डिंग तो होती नहीं है, तो जल्दी से गैस फॉर्म में करता है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि ये दोनों ग्रुप एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, जबकि एक तो लिक्विड है एक गैस है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ H बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट यही हो गया, एसिडिक करेक्टर यही हो गया। मान लो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं रिड्यूसिंग करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, तो आपको पता ही है सेम होने वाला है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रिड्यूसिंग करेक्टर में हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ या लूज ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों पॉइंट किसके हैं हमारे पास? ऑक्सीडेशन के। तो अगर हम दोनों में से एक पॉइंट देखना चाहें, क्योंकि यहाँ तो एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात चल रही है, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात चल रही है? हाइड्रोजन का निकलना। तो क्योंकि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। अगर मान लीजिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? रिड्यूसिंग करेक्टर। तो इनके केस में जो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? इसका। देश देश देश। तो जो ऑर्डर एसिडिक का होगा इस केस में वही ऑर्डर रिड्यूसिंग का होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा देखिए बात करते हैं, अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूँ यहाँ पे बॉन्ड एंगल, चलो बताओ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? इसी केस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? कोई बच्चा बताएगा? इस वाले हाइड्राइड में अगर मैं पूछूं आपसे बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो किसका होगा? कोई बच्चा बता रहा है? हाँ बताओ, बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा? हाँ जी बताइए। बॉन्ड एंगल कैसे देख रहे हो आप लोग? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेस पर। ऐसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम की, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जैसे जैसे डिक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता रहता है। हम लोग कई बार लगाते हैं कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट हमारा काम कर रहा होता है कि भाई एक लोन पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसके केस में बॉन्ड एंगल 2 से डिक्रीज हो जाता है, और उस तरीके का क्वेश्चन है भी, है ना, ट्रिक तो है ही है। लेकिन वो जनरली जो ट्रिक काम में लाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, वो ग्रुप के लिए ना होते हुए जनरली जो अप्लाई होती है वो पीरियड में अप्लाई होती है जनरली। लेकिन इसमें ग्रुप का केस है, तो फिर हमें ग्रुप के केस में कैसे लगाना होता है? ग्रुप के केस में एक अलग कॉन्सेप्ट काम करता है। उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे सेंट्रल एटम आपको इसमें देखना है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी, वहाँ पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। मान लीजिए इसका बॉन्ड एंगल अगर 105 है तो यहाँ आते आते ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू याद नहीं करनी, बस ये कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि ये सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जैसे जैसे डिक्रीज करती है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि इसमें EH की जो बॉन्ड डिस्टेंस है, यानी एलिमेंट और हाइड्राइड की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कहाँ पे ज़्यादा होगी बताओ? तो ध्यान रखिएगा, डाउन द ग्रुप चलने पर साइज़ इंक्रीज़ करता रहता है, और साइज़ इंक्रीज़ करने पर बॉन्ड लेंथ जो है, जिसको हम बॉन्ड डिस्टेंस भी बोलते हैं कई बार बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, तो बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। तो मान लीजिए अगर बॉन्ड डिस्टेंस की बात चल रही है, बॉन्ड लेंथ की बात चल रही है, तो यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड बनाएंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है और साइज जो है वो बड़ा है। तो बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ की बात करें, देश हो गया। अगर इसी में क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इसमें चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज, या मान लीजिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात आ जाए, BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक बार सारे बच्चे ध्यान रखिएगा, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अलग कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी एक ही चीज़ है। चाहे मैं बॉन्ड एंथैल्पी पूछूं आपसे, चाहे मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा हूं, तो यानी कि
1 मोल ऑफ बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जितने अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव है ड्यू टू H बॉन्डिंग, तो डाउन द ग्रुप चलने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। बताओ यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ठीक है ना? हाँ, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ध्यान रखना है, मेल्टिंग पॉइंट का ध्यान रखना है, एसिडिक करेक्टर का ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग करेक्टर का ध्यान रखना है, बॉन्ड लेंथ का ध्यान रखना है, बॉन्ड डिस्टेंस का ध्यान रखना है, बॉन्ड एंगल का ध्यान रखना है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके केस में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके ऑक्साइड्स की। इसके ऑक्साइड्स जो हैं वो 2 टाइप के बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक में तो ऑक्सीडेशन स्टेट 4 रहनी चाहिए और एक में कौन सी होगी, 6 होगी। देखो, इसे मान लो हमारे पास ये आ गया, इसी में मैं किसी बच्चे से पूछूं, बताओ सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा इस वाले में, मोर बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? तो कौन बच्चा बताएगा? आंसर क्या होगा बताओ? हाँ, एनटी वाला क्वेश्चन पेपर होगा दिव्यांश, और मैं आपको टाइम बता ही रखा है। देखो 9 to 10 एक आध चैप्टर कुछ बच्चों का देख रहे हैं, हम तो पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। अब देखते हैं क्या है ना, ये चलती है क्लास और 10 से 11 मैं डेली, जैसे मालूम है आपको, अभी हमने कल एक पेपर किया, आज उसका करेंगे, पूरा ख़त्म कर लेंगे। फिर क्या होगा, इस वीक के बाद ना थोड़ी प्रैक्टिस कैसी रहेगी अभी हमारी, मतलब एक पेपर को हम 2 दिन में करेंगे, अभी 2-3 दिन की बात है ये। जैसे ही हम रिदम में आ जाएंगे तो नेक्स्ट मंडे से, मतलब मंडे को तो मे भी शायद हो सकता है रक्षाबंधन हो, नेक्स्ट ट्यूसडे से करें तो हम पर डे एक पेपर 1 घंटे में ख़त्म कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग स्पीड में आ चुके होंगे उस समय। ठीक है, देखिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, चाहे टीचर है चाहे स्टूडेंट है, दोनों लोगों को प्रैक्टिस में होना बहुत ज़रूरी होता है इस फील्ड में। इस फील्ड का मतलब समझ रहे हो, कंपटीशन वाला फील्ड। जब तक कंपटीशन नहीं निकलेगा, अगर आपकी चीज़ें धुंधली हो चुकी हैं तो टाइम काफ़ी लगेगा, सोचने में ही लगा जाएगा, अच्छा यार ये मैंने वहाँ पे पढ़ा था, तो वो धुंधली थोड़ी ना करना है। यहाँ तो आप भी कंपटीशन में होने चाहिए और टीचर भी कंपटीशन में होना चाहिए। तो मैं तो कंपटीशन में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे हम भी हैं सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप लोग भी हो हम भी हैं, तो दोनों मिलेंगे। फिर क्या होगा, एक दिन में एक पेपर 45 क्वेश्चन डन, 45 क्वेश्चन डन, मतलब जितने बार भी उन्होंने डाल रखे हैं, अगर आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करोगे, कोऑर्डिनेट का मतलब आप साथ दोगे, तो फटाफट एक एक क्वेश्चन पेपर पर डे करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्योंकि कल से तो ऐसा रूटीन शुरू किया है कि भाई एक पेपर कराना है, पहले क्या कर रहे थे बीच बीच में से, क्योंकि जैसे जैसे मालूम पड़ता रहेगा कि हमें ऐसे कराना है। देखो हम किसी का ना सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हमारे अंदर जो जो चीज़ें होंगी कि अच्छा नहीं अब हमें ऐसा करना है तो ऐसा करेंगे, मतलब अपना खुद के एक्सपीरियंस से करेंगे चीज़ें। अब जैसे मैंने बीच में करा रहा था, ऐसा सोचा था कि चलो पहले इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करा देता हूँ फिर फिजिकल, लेकिन बाद में समझ में आया नहीं, अब तो जब उन्होंने क्वेश्चन पेपर डाल रखे हैं तो कोई भी क्वेश्चन छुड़वाओ मत, सारे क्वेश्चन करो। ठीक है, ऐसे ही पहले इसके कर लेंगे। अब IIT JEE में क्या प्रॉब्लम है कि उसमें 4 क्वेश्चन पेपर ही डाल रखे हैं, तो जैसे ही ये इधर खत्म होंगे अपने, उधर IIT JEE का लगा देंगे, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, और टाइमिंग उसका ये रहता है। और अगर कोई बच्चा IIT एडवांस वाला है तो मैं बोल चुका हूँ, मैं पहले तो 12 से 1 लेता था, लेकिन अभी ये वाला टाइम कर रखा है मैंने नेट के लिए, तो उसमें थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं और ऑर्गेनिक चलाता हूँ उसमें स्पेशली में, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है ना। एडवांस वाला, नीट वाले बच्चे मत देखना, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला आप लोगों को, है ना, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही थोड़ा आगे चली जाएगी केमिस्ट्री, तो उतना भी अभी हेडेक मत लो। अभी तो आप इन दोनों आर्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर लो। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो पी ब्लॉक आपने पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जिससे आपको चीज़ें ना और याद आती रहेंगी। मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो और आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनती रहेंगी कि अच्छा ऐसा हमने पढ़ रहा है, ये चीज़ ऐसे होती है, तो आप आंसर देते रहोगे, थोड़ा मुझे भी लगेगा कि अच्छा बच्चों की तैयारी जो है अब बिल्कुल अच्छी चल रही है। ये चीज़ कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, जबकि उनको समझना चाहिए कि आज की डेट में
आप हो चाहे कोई और हो, टाइम तो किसी के पास नहीं होता है, लेकिन अगर कोई टाइम दे रहा है या आप लोग दे रहे हो मुझे या मैं आपको दे रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो सोच के दे रहे होंगे ना कि भाई अल्टीमेटली रिजल्ट निकलना चाहिए। हमारा मेन पॉइंट क्या होता है, रिजल्ट निकलना चाहिए। अभी कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, मैं तो बार बार, हालांकि मेरी बात अभी किसी से हुई नहीं है, जैसे आदित्य से भी नहीं हुई है आजकल तो मेरी बात, है ना। तो लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि भाई आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, तो थोड़ा आइडिया पड़ जाता होगा कई बार कि अच्छा चलो लाइव है, तो थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, आप करो, हम करेंगे, हमारी तरफ से तो 100% एफर्ट्स लगा दूंगा मैं, चाहे जो कुछ हो जाए। ये चीज़ मैं पहले ही बोलता था, आज भी बोलता हूँ। ऑनेस्टी को तो मैं कल भी फॉलो करता था, आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा। ऑनेस्टी का मतलब जब मुझे लगा कि अच्छा एनटीए वालों ने अभ्यास करके डाल रखा है, तो चलो क्यों ना अपने बच्चों को कराया जाए। अभी ये लॉकडाउन हुआ तो मुझे ये नहीं है कि भाई चलो ऑनलाइन ये लाइव करनी है, ऑनलाइन न्यू सेशन के लिए करना है, ऐसा नहीं है। मेरा एक ही पर्पज़ था कि जो बच्चे हमारे पढ़े हुए हैं उनको तो कम से कम और अच्छा समझ में आना चाहिए, उनको और अच्छा रिदम में बनना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये इस पर्पज़ को करते हुए मैंने लाइव क्लासेस शुरू की थी या शुरू कर रखी हैं। मेरा मेन पर्पज़ अभी ये नहीं है। आप देखिए 11th का मैंने कोई टॉपिक ही नहीं उठाया, जबकि मुझे कौन सा उठाना था भाई। आप भी सारे लोग समझदार हैं कि कोई अगर लाइव भी पढ़ा रहा है तो वो पढ़ा कम रहा है, अपना ऐड ज़्यादा कर रहा है। जबकि मैं ऐड छोटा सा बैनर का ज़रूर करता हूँ, वो तो इसलिए क्योंकि वाइट बोर्ड ना दिखे, और वो करना भी चाहिए। लेकिन वैसा ऐड नहीं कर रहा कि भाई मैंने 11th का टॉपिक लगा रखा है यहाँ पे कि ठीक है बच्चे देखें। मैंने तो आपका ही लगा रखा है कि भाई जो क्या बोलते हैं, जिन जिन बच्चों को जो जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं मुझसे सर ये पढ़ना है, मैं तो वही पढ़ाऊँगा। कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग में कहा था सर ऑर्गेनिक पढ़ाना है, ऑर्गेनिक पे आ गया था। फिर बीच में किसी ने कुछ बोला, तो मेरा तो ये रहता है कि अब मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ा रहा, अब आपकी तरफ से पढ़ाऊँगा। टॉपिक आपके होंगे, टीचिंग मेरी होगी, और ये तो सबको करना है एनटीए वाला। तो ये तो मैं आपसे कहता ही हूँ भाई, अगर कोई बच्चा पी ब्लॉक में नहीं आ पा रहा है तो 10 बजे दूध वूध पी करके एकदम रेडी रहा करो, बिना चीनी का, ठीक है। 10 से 11 बजे मिला करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। और जब आप धमाल करने लग जाओगे तो कहाँ रह जाएगा। इस बार तो लाना ही लाना है पक्का, चाहे जो भी कुछ हो जाए, समझ रहे हो। अब अगली साल का छोड़ दो, जो होना है वो इस महीने में। जो बच्चा पहले से नहीं पढ़ रखा है, मैं तो कह रहा हूँ इस महीने अपनी बॉडी को जितना तोड़ सकते हो तोड़ लो, समझ रहे हो। जितना पढ़ सकते हो डे एंड नाइट उतना लगा दो इस बार, ठीक है, एफर्ट्स। और जब आप 100% पागल हो जाते हो ना, तो ये सक्सेस ना किसी भी चीज़ की, पक्का बता रहा हूँ, वो आपके हाथ में ही होती है। क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे किसी का ऐसा नहीं है कि भाई हाँ ये है, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे हम लोग भी थोड़ा पढ़ जाते थे पहले, वो मिल ही जाती है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जितना पढ़ सकते हो इसके पीछे पढ़ जाओ। चलो अब यहाँ पे आओ, थोड़ा सा यहाँ बात कर रहे थे हम लोग। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, देखो अभी आंसर नहीं दिया आप लोगों ने कि इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक किसका होगा, बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड कौन सा वाला होने वाला है, कौन बच्चा बताएगा। हाँ आदित्य भैया जरा बताओ, कहाँ रहते हो यार। चलो समय पे आ जाते हो, बहुत अच्छी कृपा कर देते हो। फटाफट बताओ इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड किसका होगा। तो देखिए होता क्या है, बता रहा है कोई बच्चा? अभी तो कोई बच्चा नहीं बता रहा। चलो तो फिर मैं ही बताता हूँ। देखिए डाउन दी ग्रुप चलने पर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, सबसे ज़्यादा इसका है, ठीक है। तो ये बेसिक कैरेक्टर हो गया। अगर इसी की फॉर्मेट में कोई हमें दूसरा दे रखा है, मान लीजिए ये करके दे रखा है, ठीक है, और आपसे इसमें 4 में पूछ ले, जैसे हमारे पास ये 4 में पूछ ले कि बताओ इसका बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा। इनमें बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए, कौन बच्चा बताने वाला है। कोई बच्चा बता रहा है बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड कौन सा होगा, बताओ बताओ भाई, कहाँ चले गए सारे। पीओ, पीओ नहीं है इसमें, ये SO3 SeO2 SeO3 है।
बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड पूछ रहा हूँ। अच्छा आप लोग यहाँ पे बोल रहे हो, समझ गया, बिल्कुल सही है आपका, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। इसमें तो सबसे ज़्यादा इसी का होगा अगर हम इसका बेसिक ऑक्साइड बनाए तो, है ना। लेकिन अभी इसका नाम बना करके ना, अभी हम इस पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपसे कि इसमें बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो देखो आप कैसे चेक करिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान रखना है, ठीक है। इसका +4 है, ध्यान क्या रखना है इसका, तो आप कैलकुलेट करोगे x + 2 - 2 = 0, +4 आ गया। इसका कितना है, +6 है, ये +6 है और ये यहाँ पे +4 है। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड सबसे ज़्यादा किसका होगा बताओ, 3142। चेक करते हैं पहले। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका कम होगा उसका सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। तो 3 का ज़्यादा है, उसके बाद फिर 1 का है, फिर नीचे चलने पे बेसिक कैरेक्टर ये। तो प्रांजलि का क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये वाला ऑर्डर होगा। अच्छा साक्षी ने भी बोल दिया था, बिल्कुल सही है। हाँ आदित्य हो, हाँ मैं समझ गया आदित्य, कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसा करके ध्यान रखा करो, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम होती है उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले देश और फिर नीचे चलने बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड, क्योंकि ये तो दोनों सेम है, फिर नीचे चलने पे इंक्रीज होगा तो देश एंड देश, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं हैलाइड्स की बात करूँ तो होता क्या है जनरली, जैसे ये नीचे चलते हैं ना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करते हैं, तो जिसकी वजह से ये तो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, ये गैस फॉर्म में रहेगा, ये लिक्विड हो सकता है बीच वाला। तो कहने का मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलेंगे तो उनके इंट्रैक्शन ज़्यादा इंक्रीज करते जाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो सॉलिडिफाई होते रहते हैं। लेकिन फिर भी सल्फर आपको मालूम है कि स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से भी ये 6 में भी पाया जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, ये हेक्साफ्लोराइड्स हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये हो सकता है, लेकिन ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी होगी। अब मान लो एक ये दे दिया आपको क्वेश्चन, एक ये दे दिया, अब इन दोनों में कौन स्टेबल है, तो इसमें क्या देख रहे हो आप लोग, ये रेजोनेंस है, यहाँ भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर ये मोनोवेलेंट है। तो एज कंपेयर टू सेकेंड वन, फर्स्ट की जो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि मल्टीपल बॉन्ड में बना हुआ कंपाउंड, एक तो नंबर ऑफ एटम्स उसमें कम होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है और स्टेबल ज़्यादा होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये है। अब देखो जैसे मान लो अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि यही क्वेश्चन है अपने पास, इसमें सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन सा है, इसमें सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन सा होगा, कोई बच्चा बता सकता है? सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन सा होगा? एक कोवलेंट है, एक आयोनिक है, तो बताओ। कोई बच्चा बता रहा है विच वन इज द मोर कोवलेंट? हाँ जी बताओ, इसमें कौन सा वाला कोवलेंट है, ज़्यादा कोवलेंट कौन सा है? हाँ बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, ये वाला कोवलेंट है, ठीक है, जबकि ये वाला कैसा है हमारे पास, आयोनिक है। कैसे ध्यान रखना है, फजान रूल लगाना है, स्मॉल साइज कैटाइन, लार्ज साइज एनाइन। तो अब एनाइन ये हो गया, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो कैटाइन यहाँ पे ये काम करेगा, +4 या -1 है, तो अब इसके केस में कैटाइन ये है, ठीक है, स्मॉल साइज कैटाइन। अब इसमें फिक्स तो ये हो गया, बिल्कुल सही है। देखो इसमें इससे नहीं देख रहे हैं हम लोग, एनाइन वाले पार्ट से नहीं देख रहे हैं, किस वाले पार्ट से देख रहे हैं, या कैटाइन वाले पार्ट से। तो अब इसमें नहीं जाएंगे हम लोग, किस में देखेंगे, स्मॉल साइज कैटाइन। तो ये बिल्कुल सही है ना। जो चीज़ चेंज होती है उसके हिसाब से देखते हैं। जैसे मान लो एक चीज़ थोड़ा सा सिखाता हूँ आप लोगों को,
अब ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए फजान रूल लगाने से पहले कि इसमें चेंज कौन सा वाला पार्ट हो रहा है। ये वाला पार्ट हो रहा है ना एनाइन, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, स्मॉल साइज कैटाइन और लार्ज साइज एनाइन। ये क्या होता है, कोवलेंट। तो इसमें हमें क्या देखना है, ये तो चेंज नहीं हो रहा, अब इसके हिसाब से नहीं देखना, जो चेंज हो रहा है पर्टिकुलर उसके हिसाब से देखना है। तो लार्ज साइज एनाइन देखना है, तो ये यहाँ पे कोवलेंट ज़्यादा होगा। समझ रहे हो, इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें, ये कोवलेंट ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये वाली बात आ गई। नेक्स्ट इसके करेंगे हम लोग कंपाउंड। आज हमारे पास क्या हो गया, ये इसके पूरे बेसिक्स हो गए जिसको बोलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली हैं। नेक्स्ट कल इसके कंपाउंड्स करेंगे, ऑक्सीजन है, ओजोन है ना, काफ़ी सारे कंपाउंड हैं, वो कल करेंगे। आज मैंने आपको बताया था 40 से 50 मिनट नॉन स्टॉप ले लिया करेंगे एक बार क्लास, उसके बाद 10 मिनट्स आप भी ब्रेक कर लो, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है, खाना पीना रेडी होगा आपका, तो चलो 10 मिनट फिर पानी वानी पी करके आओ, 10 मिनट्स बाद मिलते हैं फिर। ठीक है, और जो बच्चों ने केवल यही क्लास लेने उनके लिए गुड नाइट, अच्छे से सपने मत सोचना, अभी पढ़ लेना 2 घंटे और, 12 o'clock सो रहे हो, चलो ये मेहनत करो थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, थैंक यू।